हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस प्रकार के जो है वो फंक्शंस प्रोवाइड करता है। तो इसमें सबसे पहला जो इसका काम आता है वो आता है विनिमय दरों की व्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखना। कि 1971 से पहले इसका एक काम था कि हर कंट्री को अपनी करेंसी या तो डॉलर में इवेल्युएट करके बताना होता था या गोल्ड में इवेल्युएट कर करके बताना था। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य होता था कि वो उस करेंसी की वैल्यू में एक स्टेबिलिटी बनाए रखे, एक स्थिरता बनाए रखे कि उसके मुद्रा के मूल्य में फ्लक्चुएशन नहीं हो। +2 और -2 की परमिशन थी 1971। बहुत ज्यादा कंट्रोल होता था और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हॉल एंड सॉल होता था एक्सचेंज रेट को लेकर के कि हर कंट्री की एक्सचेंज रेट पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता था। पर जैसे ही सेकंड प्रोविजन आया, सेकंड संशोधन आया, द्वितीय संशोधन आया, 1971 से लेकर के 79 तक ये व्यवस्था थोड़ी सी चरमरा गई और एक्सचेंज रेट को लेकर के हर कंट्री अपनी मनमानी करने लगी। लेकिन उसके बावजूद भी वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश की करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है उसको एक व्यवस्थित लेवल पर बनाए रखना, एक व्यवस्थित स्तर पर बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख काम होता है। ये उसमें होने वाले उतार चढ़ाव की निगरानी रखता है कि कंट्री की सदस्य देश की जो है एक्सचेंज रेट किस स्टाइल से फ्लक्चुएट हो रही है, उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन के पीछे कौन कौन से कारण हैं, और सदस्य देश की क्रियाओं पर निगरानी रखता है। उसकी जो मेंबर कंट्रीज है एटलीस्ट वो किस स्टाइल की एक्टिविटीज को ऑपरेट कर रही है, कौन सी क्रियाएं कर रही है, उनकी क्रियाओं का, उनकी एक्टिविटीज का एक्सचेंज रेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये देखना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सबसे पहला काम होता है। दूसरा काम होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, जो दूसरा प्रमुख कार्य है वो है भुगतान संतुलन के असाम्य को दूर करने हेतु अल्पकालीन सहायता देना। अगर किसी भी मेंबर कंट्रीज के बैलेंस ऑफ पेमेंट में किसी भी प्रकार का कोई डिसइक्विलिब्रियम हो गया है, इट मीन्स उस मेंबर कंट्री के इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत लोअर है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में डिफरेंस आ जाता है। अब ये डिफरेंस नेगेटिव है, इट मीन्स डेफिशिएंट है, आपके आयात ज्यादा है, तो भुगतान संतुलन में एक असाम्यता हो गई। ऐसी असाम्यता को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को अल्पकालीन ऋण देता है ताकि आप उस असाम्यता को दूर कर लो। अब जब ये ऋण देता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो ऋण दिया जाता है, तो ऋण देने की प्रणाली को विदेशी मुद्रा का क्रय करना कहते हैं। लोन देने का मतलब है आपने वहां से, सदस्य देश ने वहां से विदेशी मुद्रा को क्रय किया गया है। तो ऋण देने का अर्थ है सदस्य देश वहां पर विदेशी मुद्रा का क्रय कर दे, जो भी विदेशी मुद्रा उसको चाहिए, डॉलर, गोल्ड, स्टर्लिंग, जो भी चाहिए, पौंड, वो विदेशी मुद्रा का क्रय कर ले। और ऋण वापस चुकाने का अर्थ है ऋण वापसी को स्वदेशी मुद्रा का पुनः क्रय करना कहते हैं। जब आपको लोन वापस रिपे करना है तो आप अपनी कंट्री की करेंसी को वापस वहां से परचेज कर लीजिए। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण देने का तरीका है। देखो, लोन दिया तो आपको वहां से फॉरेन करेंसी को परचेज करना होगा, और जब आप लोन को रीपे कर रहे हो तो आपको आप ही की कंट्री की करेंसी को मार्केट से परचेज करना होगा। जैसे ही आपने अपनी कंट्री की करेंसी को परचेज किया और उसके बदले में आपने वापस फॉरेन करेंसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दे दी, तो आपका लोन का जो बैलेंस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब होता है कि एक देश अपने अभ्यंस के 25% से अधिक की विदेशी मुद्रा नहीं खरीदेगा। इट मीन्स आपका जो भी कोटा है, जो भी फिक्सेशन है, जो भी शेयर है कैपिटल में, आप उसके 25% से ज्यादा फॉरेन करेंसी को परचेज नहीं कर सकते हो, ये भी फिक्स है। इट मीन्स आप क्या होगा, विदेशी मुद्रा का क्रय नहीं कर सकते, इट मीन्स आप 25% से ज्यादा का लोन नहीं ले सकते हो। दूसरा, किसी भी समय, पहली बात समझ में आ गई कि एक देश अपने कोटा का, अपने अभ्यंस का, अपने शेयर का, जो भी वहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कैपिटल में उसका कोटा फिक्स है, उसके 25% से ज्यादा का लोन नहीं ले सकता है, ज्यादा विदेशी मुद्रा नहीं क्रय कर सकते आप 25 से ज्यादा। उसके बाद आता है कि किसी भी समय IMF के पास सदस्य देश की मुद्रा उसके अभ्यंस से 200% ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 200% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आपकी कंट्री की जो करेंसी है, आपका जो कोटा है, IMF के पास आपकी कंट्री की करेंसी 200% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल लेकर के बताती हूँ कि सपोज कीजिए कि इंडिया के जो है वो 200 करोड़ रुपीस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास है। अब आप इसका 25% से ज्यादा का, ये जो है आपका
इसके 25% से ज़्यादा का आप लोन नहीं ले सकते। इट मीन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 करोड़ की विदेशी मुद्रा का ऋण ले सकते हो। अब वो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आपकी मुद्रा 200% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि वापस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास ये 100% है, तो 200 करोड़ 200% कितना होगा आपको वो लगाना है। इट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आपकी करेंसी अब 400 और करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी ज़्यादा हो गई आपकी मुद्रा, इट मीन्स आपने बहुत ज़्यादा लोन ले रखे, तभी तो आपने वापस अपने देश की मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिए। तो 200% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक देश अपने अभ्यंश का 100% ऋण ले सकता है। अब आपका जो भी कोटा है, जैसे 200 करोड़ का कोटा है, तो उसका 135% आप लोन ले सकते हो। 200 करोड़ का अगर आपका कोटा है तो आप उसके 135% तक का ऋण ले सकते हो। और कोष के पास प्रत्येक सदस्य देश की मुद्रा उसके एक तो जो आप अपने देश के 200 करोड़ रुपए दे रहे हो, ये 75% तो आपकी खुद की करेंसी में होगी। देखिए ये जो 200 करोड़ का है ना, उसका 75% तो आपकी खुद की करेंसी में होगा। इट मीन्स 150 करोड़ रुपए तो आप रुपए जमा कराओगे इसमें, और 25% जो बचा उसका गोल्ड दोगे। इट मीन्स आप 50 का जो है 50 करोड़ रुपीस का आप IMF को गोल्ड दोगे। 50 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को गोल्ड दिया जाएगा। तो जब हम हमारा शेयर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि 75% तो हम उसी अपनी देश की मुद्रा में देंगे और 25% हमें उसको गोल्ड में देना पड़ेगा। इन सब चीज़ों की जानकारी हमें रखनी पड़ेगी। अब आता है, पहली तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आपके अभ्यंश का 250% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब आता है कि ऋण अगले 5 वर्षों में वापस चुकाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आपने जो भी लोन लिया है उस लोन को अब विद इन 5 ईयर कंप्लीटली वापस रीपे करोगे। 5 साल से ज़्यादा का आपका बैलेंस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आगे नहीं ले जाएगा। और ऋण कैसे चुकाया, जो मैंने पहले बताया कि विदेशी मुद्रा देकर और अपनी मुद्रा लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को आप वापस लोन को रीपे कर सकते हो। अब बैंक किसके लिए ऋण देता है वो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 4 उद्देश्यों के लिए ऋण देता है। ऐसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋण दिया जाता है, उसमें सबसे पहला आता है संकटकालीन ऋण, कि जब कोई इमरजेंसी आ गई हो, ऐसा संकट आ गया हो देश के ऊपर कि आपके पास दूसरा कोई और दरवाजा ही खुला नहीं हो, तो ऐसे इमरजेंसी टाइम में आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन ले सकते हो जब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल 1955 में स्वेज नहर झगड़ा हो गया था, तब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ब्रिटेन को ऋण दिया था। उसको लोन कहीं से नहीं मिल रहा था, तो IMF ने उस डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए ब्रिटेन को लोन दिया था। तो पहला जो ऋण दिया जाता है वो दिया जाता है संकटकालीन सहायता, कि जब कोई इमरजेंसी आपके पास क्रिएट हो रही हो। सेकंड आता है स्थायित्व ऋण, कि आपकी कंट्री में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो उस स्थायित्व के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपको ऋण देता है। आपकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो आर्थिक कठिनाइयाँ, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, आर्थिक कठिनाइयाँ आ गई, विनिमय दरों में जो है वो इनस्टेबिलिटी है, तो एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए, विनिमय दरों में स्थायित्व के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपको स्थायित्व ऋण प्रदान करता है, ताकि आप अपनी इकोनॉमिक में एक स्टेबिलिटी क्रिएट कर सको। उसके बाद है मौसमी या सामयिक ऋण। कुछ ऐसे होते हैं जो सीजनल लोन होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दिए जाते हैं, तो ये ऐसे ऋण भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को देता है। इनमें सबसे पहले कौन सा आता है मौसमी में, कि जैसे निर्यातों में कमी हो गई, कभी कोई ऐसा सीजन आता है कि हमारा एक्सपोर्ट डाउन हो जाता है, नहीं हो रहा है, BOP और BOT इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो ऐसे सीजनल जो इम्पैक्ट है ऐसे, उसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपको ऋण देता है सदस्य देशों को। उसके बाद है चालू भुगतान की असाम्यता को दूर करने के लिए, कि रिसेंट टाइम में, ये तो पास्ट, रिसेंट टाइम में भी कोई इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई हो,
डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई हो, कोई डिविशंस क्रिएट हो गए आपके उसको लेकर के, क्योंकि आप एक प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट करना चाहती है डेवलपिंग कंट्रीज। तो प्लानिंग के साथ जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, और ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आपको जो है कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इसके लिए भी डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लोन सदस्य देशों को दिया जाता है। अब यहाँ पर जो ब्याज दर ली जाएगी वो 0.5% से लेकर के 9% तक होती है, कम से कम आधा, ज़्यादा से ज़्यादा 9% तक की ब्याज दर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों को जो ऋण देता है उन ऋणों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष लेता है। लेकिन उसके बावजूद भी ब्याज की दर किस पर निर्भर करती है? सबसे पहले समय अवधि पर, कि आपका लोन का टाइम पीरियड क्या है, उसके बाद आपके ऋण की मात्रा क्या है, आपने कितनी क्वांटिटी में ऋण लिया है, उस पर भी निर्भर करती है। अब ये ब्याज आपको किस में चुकाना पड़ेगा? ब्याज हमेशा जो है या तो एसडीआर में या विदेशी मुद्राओं में चुकाना पड़ेगा, या तो आप इसको फॉरेन करेंसी में पे करो या आप इसको एसडीआर में पे करो। ये ब्याज दर चुकाने की आपकी टेक्निक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी जाती है। उसके बाद आता है, ये आपका पूरा एक ही पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट आता है आपको विशेष सहायता योजनाओं के अंतर्गत सहायता। कुछ ऐसी स्पेशल स्कीम्स होती है, स्पेशल प्लानिंग्स होती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बनाई जाती है, इंटरनेशनल लेवल पर होती है। कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्राइसिस जैसी सिचुएशन हो जाती है, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, या तो मेंबर कंट्री में होती है या ऑल ओवर वर्ल्ड होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कुछ विशेष सहायता योजनाएं बनाता है। जैसे रिसेंट टाइम में कोरोना विशेष सहायता जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल लेवल पर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसी विशेष सहायता योजनाओं के अंतर्गत भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को लोन देने का काम करता है, उनकी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, ग्रोथ रेट को हायर करने के लिए और उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा समय समय पर कुछ विशेष सहायता योजनाएं बनाई जाती है, और उन विशेष सहायता योजनाओं के अंतर्गत अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है तकनीकी सहायता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है सदस्य देशों को, कि जहां पर टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा जिन मेंबर कंट्रीज में डेवलपमेंट नहीं होता है, उनको अपनी टेक्निक को अपडेट करने के लिए भी स्पेशलिस्ट की सर्विसेज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आती है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपको वो सहायता देता है। अब सहायता कब दी जाती है? ऐसे स्पेशलिस्ट कब आते हैं आपकी कंट्री में, विशेषज्ञों का दल कब आता है, टेक्नोलॉजी आपके कब आती है? जैसे विदेशी विनिमय का संकट पैदा हो गया और अब आपसे वो दूर ही नहीं हो रहा हो, ऐसी प्रॉब्लम अगर कंट्री में हो गई है तो स्पेशलिस्ट आता है। भुगतान संतुलन की समस्या हो गई हो कि एवरी टाइम बीओटी जो है वो इम्बैलेंस, बीओपी इम्बैलेंस्ड ही रहता है, उसमें इक्विलिब्रियम आ ही नहीं रहा, सरप्लस का हो ही नहीं रहा, भुगतान संतुलन की हमेशा समस्या बनी रहती है, तो दिया जाता है। मौद्रिक व प्रशुल्क नीति पर अगर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और आपकी फिस्कल पॉलिसी में आपको स्पेशलिस्ट की मदद चाहिए, आप ऐसी नीतियां बनाना चाहते हो जो आपकी कंट्री के डेवलपमेंट की रेट को आगे लगे, तो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्पेशलिस्ट की सर्विसेज या टेक्नोलॉजी आपको अपडेट करवाता है, ताकि आप उस टेक्निक की हेल्प से अच्छी मौद्रिक और राजकोषीय नीति बना सको, ताकि मौद्रिक क्षेत्र का और आपके देश का दोनों का विस्तार हो। उसके बाद सांख्यिकीय ऋणों पर सलाह देना, कि अगर आपको कुछ लोन चाहिए तो लोन के जो है उस पर आपको सहायता देने के लिए विशेषज्ञों के दलों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपको समय समय पर भेजता है। अब आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लोन देने की विधि क्या है। तो लोन देने की बहुत सी टेक्निक्स तो मैंने आपको बता दी। अब ये लोनिंग क्या होती है, ऑलमोस्ट या तो हमारा सेंट्रल बैंक मीडिएटर होता है या हमारी गवर्नमेंट मीडिएटर होती है। जब तक ये दोनों मीडिएटर्स नहीं होते हैं तब तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं होते हैं। अधिकांश ऋण सार्वजनिक होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं, निजी क्षेत्र के लिए बहुत कम ऋण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देता है, और जिनकी गारंटी हमारी गवर्नमेंट लेती है उन्हीं प्रोजेक्ट, उन्हीं प्लानिंग, उन्हीं इंडस्ट्री, उन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋण दिए जाते हैं। ऑलमोस्ट आईएमएफ जो लोन देता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर्स, उनको ऑलमोस्ट लोन नहीं दिए जाते हैं जब तक हमारी सरकार इन सब की गारंटी नहीं लेती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उसके बाद के जो कार्यक्रम आते हैं उसमें आते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें रिजर्व बैंक के अधिकारियों को, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को वहां पर प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है। इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर करके ये अधिकारी जो है देश की अर्थव्यवस्था को आसानी से चलाने में अपना योगदान दे सकते हैं। किसी प्रकार की अगर कोई आधारभूत समस्या आती है तो बैंकों के अधिकारियों द्वारा उस समस्या के समाधान के लिए अच्छे जो है वो उपाय सोचे जा सकते हैं। तो प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख काम है। 1951 से 1951 से जो है इसने अपने ऐसे सेंटर्स ओपन कर रखे हैं। उन सेंटर्स में ये ट्रेनिंग्स और जो है ऐसे प्रोग्राम्स को लॉन्च करता है। इसमें देश के अधिकारी को, जो भी इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो भी सदस्य देश हैं, मेंबर कंट्रीज है, एटलीस्ट ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए लॉन्च करता है। तो मेंबर कंट्रीज के अधिकारियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है मौद्रिक व राजकोषीय विषयों पर। मॉनेटरी और फिस्कल एस्पेक्ट्स के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, एटलीस्ट उन पॉइंट्स पर यहाँ पर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के जो मुख्य बिंदु होते हैं उनमें है सबसे पहला राजस्व, पब्लिक फाइनेंस, उस पर दिया जाता है। उसके बाद आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, मौद्रिक नियंत्रण, मॉनेटरी कंट्रोल के जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो उस पर इसमें दिए जाते हैं। वित्तीय साधनों का प्रबंध, हाउ टू मैनेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसके ऊपर सांख्यिकीय कार्य, स्टैटिकल प्रोग्राम्स, भुगतान संतुलन, आपका अगर बीओपी की कोई प्रॉब्लम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उन पर भी इस प्रकार के दिए जाते हैं। तो ये प्रशिक्षण चलाने के कुछ मुख्य विषय हैं, मुख्य बिंदु हैं, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया जाता है। कुछ पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं, ये कुछ कोर्सेज भी लॉन्च कर रखा है। आप वो कोर्स में भी आप अपनी एंट्री करा करके अपने अधिकारियों को और वहाँ से उनको डिग्री दिलवा सकते हो। तो ये जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ये जो पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, ऑलमोस्ट हेडक्वार्टर्स पर होते हैं। सबसे ज़्यादा पाठ्यक्रम इसका जहाँ मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में वहीं चलाया जाता है। कुछ संयुक्त वियना संस्था है, वहाँ चलाए जाते हैं। संयुक्त वियना नाम की संस्था है, वहाँ चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय व क्षेत्रीय केंद्रों पर भी ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कुछ उसके जो है रीजनल सेंटर्स हैं, वहाँ भी इस प्रकार के पाठ्यक्रम कोर्सेज जो है चलाए जाते हैं। और ये कार्यक्रम जो होते हैं रिजर्व बैंक और सेंट्रल विभाग के, वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों के लिए चलाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम प्रशिक्षण प्रदान करना है। 1951 से प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षण देने के कुछ जो मुख्य बिंदु होते हैं वो मॉनेटरी और आपके मॉनेटरी और फिस्कली होते हैं, मौद्रिक और राजस्व पर दिए जाते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के विषय, सांख्यिकीय आकलन, डेटा का कलेक्शन करना, आर्थिक विकास करना, राजस्व, मौद्रिक नियंत्रण, ये मुख्य आपके बिंदु है जहाँ पर ये प्रशिक्षण काम देता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑलमोस्ट जो है इसका जहाँ हेडक्वार्टर है वहीं चलाए जाते हैं। कुछ संयुक्त वियन संस्था है, वहाँ पर क्षेत्रीय और केंद्रीय संगठन है, क्षेत्र जो केंद्र बनाए गए हैं वहाँ भी इसके प्रशिक्षण का काम दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख काम सदस्य देश के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वो अपने देश में मौद्रिक और राजकोषीय क्रियाओं को आसानी से हैंडल कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस खोज सके। नेक्स्ट काम आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक प्रमुख काम होता है कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पर कुछ बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, तो इस कोष का एक प्रमुख काम होता है कि ये इन बड़ी बड़ी संस्थाओं से भी संपर्क स्थापित करता है। और उन बड़ी संस्थाओं से संपर्क स्थापित करने के बाद उन बड़ी संस्थाओं के हमेशा संपर्क में रहता है, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख संस्थाएं हैं, क्योंकि ये सभी संस्थाओं का एक ही उद्देश्य होता है, विश्व का विकास करना, व्यापार बढ़ाना, सहयोग बढ़ाना, विनिमय नियंत्रणों को कंट्रोल करना। तो जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की हमारी इंस्टीट्यूशंस है, फॉर एग्जांपल गेट है जिसको अब WTO में कन्वर्ट कर दिया गया है, अंगटाड है, UNO है, आपके और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जैसे IFC है, वर्ल्ड बैंक है। तो इन संस्थाओं के साथ मिलकर के यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और विकास का कार्य करता है। मौद्रिक तरलता की जो समस्या है एटलीस्ट उसका समाधान करने का काम किया जाता है। तो इन संगठनों की बैठकों में भी भाग लेता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो अधिकारी हैं। जब भी इन इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग्स होती है तो वो उन मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वहाँ बैठ करके उनके सॉल्यूशंस के लिए कुछ उपाय सुझाए जाते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को किस प्रकार इनका समाधान किया जाए और रिसेंट ट्रेंड्स में कौन सी बेसिक
प्रॉब्लम है उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे निपटा जाए। तो अन्य संस्थाओं के साथ भी एक समन्वयकारी, एक सहयोगकर्ता की भूमिका निभाता है और एपेक्स कैटेगरी का बैंक होने की वजह से अपनी वो भूमिका भी ये अदा करता है। उसके बाद है सांख्यिकीय सूचनाओं का संकलन व प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तक डेटास का कलेक्शन नहीं होता है, उनका पब्लिकेशंस नहीं होता है, किसी भी कंट्री को ये पता नहीं चलता है कि वो किस पायदान पे है, उसकी ग्रोथ रेट की क्या कंडीशन है, उसके ट्रेड की क्या कंडीशन है, उसकी अभी इंटरनेशनल लेवल पर कंडीशंस क्या है, इन सब बातों की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रदान की जाती है। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग को शो करता है, तो ये जो डेटा कलेक्शन का काम होता है, ये सभी सब्जेक्ट पे इसके द्वारा डेटास का कलेक्शंस किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो कलेक्शन किया जाता है वो राजकोषीय विषयों पर होता है, मौद्रिक विषयों पर होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर होता है, आपके भुगतान संतुलन को लेकर के होता है, प्राइस लेवल कीमत स्तर को लेकर के होता है, सदस्य देशों के प्रोडक्शन की क्या कंडीशन है उसको लेकर के किया जाता है, और भी बहुत से जो मुद्रा और बैंकिंग के जो होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या कंडीशन है। तो सारी जितने भी मॉनेटरी और फिस्कल एस्पेक्ट्स होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्य देश के हर एस्पेक्ट को लेकर के डेटा का कलेक्शन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, भारत की इस बार आय कितनी थी, राष्ट्रीय आय कितनी है, जीडीपी क्या है, ट्रेड में कंट्रीब्यूशन क्या है, इंपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट कितना है, सारी बातों का डेटा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लिया जाता है। तभी जाकर के इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की हर सेक्टर में रैंकिंग शो की जाती है कि अभी इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो ये भी इसका प्रमुख काम होता है कि डेटा का कलेक्शन करना, फिर डेटा का इसके द्वारा पब्लिकेशन भी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बहुत सारी मैगजीन्स हैं, उन हर मैगजीन्स में मुख्य डेटाज जो होते हैं मुख्य कंट्रीज के, वो उसमें पब्लिश किए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो बुलेटिन है उसमें हर मेंबर कंट्री के बारे में ब्रीफली जो है सारे स्टैटिकल डेटा जो होते हैं उनका पब्लिकेशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है। तो हम हमारा कंपैरिजन किसी कंट्री के साथ करना चाहें तो वहाँ से डेटा को उठा करके हम हमारा कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद है दुर्लभ मुद्रा की उपलब्ध कराना। कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ एक पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी होती है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और जब डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और सप्लाई उसकी अवेलेबल नहीं होती है, तो ऐसी करेंसी को स्केयर करेंसी या दुर्लभ मुद्रा के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स उस कंट्री के साथ दूसरी कंट्रीज के इंपोर्ट के ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऐसी दुर्लभ मुद्रा की सबसे पहले तो उपलब्धि कराने का प्रयास करता है कि वो अवेलेबिलिटी कराता है। फॉर एग्जांपल, डॉलर की अगर अभी सप्लाई नहीं हो रही है तो वो डॉलर की सप्लाई करा करके अपनी मेंबर कंट्रीज को देता है, क्योंकि डॉलर की डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा होती है। अब कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को पता चल गया कि डॉलर की डिमांड इसलिए है कि उस कंट्री से दूसरे देशों के इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक काम होता है ऐसे इंपोर्ट पर वो कभी कभी बाउंडेशन लगा सकता है। जब किसी पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी की डिमांड इंपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा हो रही होती है, तो उस कंट्री के साथ अदर कंट्रीज़ के जो इंपोर्ट की रिलेशनशिप होती है उसको कभी कभी कंट्रोल करना भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम है, क्योंकि दुर्लभ मुद्रा की ऐसे पूर्ति ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है तो ऐसे देशों के आयातों पर प्रतिबंध, ऐसे देशों से आयात करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके बाद विनिमय नियंत्रणों पर रोक, कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अंतिम कार्य होता है अगर कोई कंट्री फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कर करके रखती है, उसकी सप्लाई नहीं करती है, तो ऐसे कंट्रोल को रोकना भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक प्रमुख काम होता है। तो अब तक मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी फंक्शन को जो है वो एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।